कहते हैं राजनीति में दुश्मनी और दोस्ती दोनों ही व्यक्तिगत नहीं होने चाहिए। चीज़ें दलगत हों तब तक सही है, जब वो व्यक्तिगत होती हैं तो उनका खामियाजा अक्सर राजनेताओं को भुगतना पड़ता है। और आजम खान ने राजनीति में सबसे बड़ी गलती यही की कि उनकी राजनीति जो रही वो दलगत और वैचारिक विरोध से कहीं आगे शुरू से व्यक्तिगत बैर की ज़्यादा रही, और इन्हीं व्यक्तिगत दुश्मनियों का खामियाजा आजम कुनबे को आज दंड के रूप में प्राप्त हो रहा है। राम राम, मेरा नाम अजय सिंह, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल भसड़ पर। अंग्रेजी कहावत है, ग्रेट पावर कम्स विद द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर हाथ आई ताकत ने कैसे सपा नेता आजम खान को अहंकार से पागल कर दिया, ये उनकी राजनीतिक यात्रा में स्पष्ट दिखाई देता है। अखिलेश यादव के चचा जान कहे जाने वाले आजम खान इस ताकत के हाथ आने पर ये भूल गए कि ये ताकत उसी जनता की दी हुई है, जिसकी खाल खींचने के लिए ये उस ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये उसी जनता की दी ताकत है। आजम की जो वर्तमान स्थिति है, आजम जो जेल में है, आजम को जो सजाएं हो रही हैं, वो कुछ लोगों को, मीडिया हाउस को या सामान्य चर्चा में ये कह सकते हैं कुछ लोग, ये उन्हें लग सकता है कि सब ये सब तो राजनीति से प्रेरित है, चीज़ें उनके खिलाफ जुटाई गई हैं। पर यहाँ पर एक सवाल उठता है, अगर ऐसा हुआ भी है तो उनके खिलाफ ही क्यों? और भी सपा नेता थे, कई बड़े नाम रहे, कईयों पर तमाम आरोप लगे, कुछ तो माफिया के तौर पर दर्ज हैं, लेकिन उन्हीं के खिलाफ ये क्यों किया गया? दरअसल कई बार जो नियति है, जो विधान है, ईश्वरीय विधान, वो आपको किसी और कर्म के लिए, किसी और को कर्म के लिए, किसी और बहाने से दंडित करता है। ये भी होता है। कई ऐसे अपराध होते हैं जिनकी जो सुनवाई है वो नीचे की अदालतों में हो नहीं पाती, तो ये ऊपर वाले की जो अदालत है वो सुनवाई को किसी और बहाने से कर देती है। अगर आजम खान को जेल में देख किसी को सबसे ज़्यादा सुकून आज महसूस हो रहा होगा तो यकीन मानिए वो होंगी जया प्रदा। आजम को जेल में देख सबसे ज़्यादा सुकून अगर किसी को मिला होगा तो निश्चित तौर पर जया प्रदा है। अपने आजम भाई जान का जो राक्षसी सच है वो जयप्रदा से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। उनके साथ जो घटित हुआ, ये तब की बात है जब पहली बार वो चुनाव लड़ने रामपुर पहुंची और आजम खान अपने जो समर्थक हैं उनको उस ज़माने में कहा करते थे कि रामपुर के लिए हुरबानो लाया हूँ, नूरबानो को हराने के लिए। तो जब पहली बार जयप्रदा रामपुर पहुंची तो बताते हैं मौके पर बहुत सारे कार्यकर्ता मौजूद थे और उनकी उपस्थिति में उन कार्यकर्ताओं के सामने ही आजम खान उन्हें ज़बरदस्ती अपनी उस काले कांच वाली गाड़ी में ले गए थे जिसके शीशों पे पर्दे लगे हुए थे। और उसके बाद उस गाड़ी में क्या हुआ ये तो पर्दों की वजह से किसी ने नहीं देखा, और इस मामले पे मुंह खोलने वाले इकलौते व्यक्ति अमर सिंह थे, पर ये सभी ने मौन धारण कर लिया। जानता पूरा रामपुर था कि उस दिन क्या हुआ था उस पर्दे वाली गाड़ी के अंदर, लेकिन मुंह किसी ने नहीं खोला था। जया प्रदा ने भी इस पर सदैव मौन रखा। और आप अमर सिंह साहब की ये जो उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा, जो उन्होंने अपनी बात रखी, उसे सुन के ये अनुमान लगा सकते हैं कि उस दिन क्या हुआ होगा। तो ईश्वरीय न्याय, या जो कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, तो वो जो बेआवाज़ लाठी होती है वो कई बार इसी तरह पड़ती है कि हमें देखने में टेक्निकली ये लगता है कि नहीं ये तो गलत है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये अपराध तो किया नहीं व्यक्ति ने, इसे दंडित क्यों किया जा रहा है। लेकिन वो जो दंड होते हैं वो बहुत से उन अपराधों के लिए होते हैं जो दर्ज नहीं हुए। एक आसाराम बापू था, तो जिस रेप केस में वो दंड भोग रहे हैं उसी रेप केस की मेडिकल रिपोर्ट बताती है कि लड़की वर्जिन थी।
जब एक वर्जिन लड़की का रेप तो हुआ नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आसाराम कुकर्मी नहीं था। कुलदीप सेंगर, ज़्यादातर जो स्थानीय लोग हैं बताते हैं कि मामला कभी रेप का था ही नहीं। उस रेप और हत्या से कुलदीप सेंगर का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुलदीप सेंगर कोई सन्यासी व्यक्ति था। ऐसे सैकड़ों मामले थे जो कुलदीप सेंगर पर कभी दर्ज नहीं हो पाए उसकी गुंडाई के चलते। और बस यही इसी तरह की जो ये बेआवाज लाठी ईश्वरी है, ये किसी एक बहाने से पड़ी है अब जाके आजम खान पे। खान साहब की ज़िंदगी का अगर मैं फ़लसफ़ा आपको बताऊं तो वो नवाब कुनबे से ही जुड़ा बताते हैं। अब्बा हजूर जो मोहम्मद मुमताज़ खां हुआ करते थे वो चाकर थे नवाब कुनबे के, और अम्मी जान भी बड़ी हसीन थी बताते हैं अम्मी जान। और अम्मी जान के हुस्न और नवाब कुनबे की मेहरबानियों का सदका थे खां साहब। और खां साहब पर जो ये मेहरबानी बरसी थी उसी का सदका रहा कि इन्हें अच्छी पढ़ाई लिखाई, अच्छे स्कूल, अच्छी यूनिवर्सिटी नसीब हुई। हालांकि खां साहब बड़ी गुर्बत में पैदा हुए थे, फिर भी उन्हें ये सब आराम से नवाब साहब की मेहरबानी से उपलब्ध हो पाया। तो AMU से जो कानून की डिग्री खां साहब को मिली वो भी नवाब साहब की बराए मेहरबानी ही थी। पर जब खां साहब ये डिग्रियां लेके रामपुर लौटे तो पहले दिन से उनके दिमाग में कहीं भी कचहरी जाना या कोर्ट में प्रैक्टिस जैसी चीज़ें थी नहीं। उनके दिमाग में तो बस एक चीज़ थी, नवाब। शुरुआत खां साहब ने जो बीड़ी मजदूर थे वहाँ के और रिक्शा चालक थे, इनसे जबरिया पर्ची कटवा संगठन बनाने, हालांकि उनके लिए उन्होंने कभी कुछ किया नहीं, से कि 2-2 रुपये महीने उनसे वसूला जाता था। सेफ्टी टैक्स वसूली जो भी कहते हैं। और उस पैसे से शुरू हुई थी आजम खां की राजनीति। और क्योंकि नवाब परिवार सिया है और रामपुर में बहुसंख्य जनता सुन्नी, और ये सिया सुन्नी का जो बंटवारा था इसे बखूबी भुनाया आजम खान ने। फिर कुछ राजनीतिक हवा इस तरह की चली कि जो सत्तारूढ़ कांग्रेस थी उसका यूपी में वजूद कम होना शुरू हुआ, और यहाँ आजम खां को एक स्पेस मिल गया और वो विधानसभा लोकसभा की यात्राएं करने लगे। खैर खां साहब आगे बढ़े, दिन रात खां साहब भी बढ़े और खां साहब का अहंकार भी बढ़ा। बढ़ते बढ़ते वो दिन आया कि जब खां साहब लखनऊ में मिनी CM कहे जाने लगे। और खां साहब का अहंकार तो खैर रावण से भी बड़ा हो चुका था उस दौर में। पर जो वो रिक्शे वालों से 2-2 रुपये वसूलने की आदत थी ना खां साहब की, वो जा नहीं पाई। बड़ी पुरानी कहावत है कि आदमी पैसा आदमी की हैसियत बदल सकता है, औकात नहीं। तो खां साहब की औकात वही रही 2 रुपये वसूलने वाली। खुद में जो कुछ कमतरी बताते हैं उसने बदमिजाज और बदतमीज़ तो इन्हें खैर बनाया ही, निहायत ही बदजबान भी थे। और औरतों के साथ तो जाने क्यों आजम खां के अंदर का राक्षस जाग जाता किसी महिला के सामने। तो लखनऊ सचिवालय में कभी उनका आतंक हुआ करता था। ये वो दौर था जब अखिलेश यादव CM हुआ करते थे और लखनऊ सचिवालय में आजम खां का आतंक था। वो अधिकारियों को जिस तरह से टारगेट करते थे, जिस तरह उन्हें माँ बहन की गालियाँ देते थे, जिस तरह से सार्वजनिक तौर पर अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे उन्हीं के स्टाफ के सामने, उच्च अधिकारियों को, सचिवों को, महिला कर्मियों के साथ तो वो सारी हदें पार कर देते थे। बदतमीजियों की, गाली गलौज की, इन उच्च अधिकारियों से अपमानजनक तरीके से काम करवाना। और जो उन्होंने कहा था ना कि जूतियाँ उठवाएंगे, यही रवैया रहता था आजम खान का। और जितने ये आजम खां थे अहंकार में अंधे, उससे कई गुना ज़्यादा थे इनके चमचे और गुंडे जो मंत्रालय में धड़धड़ाते घूमते थे किसी दौर में। और इसी गुंडई का नतीजा था डूंगरपुर कांड। और इसी डूंगरपुर कांड में अभी हाल में 10 साल की सज़ा हुई है। 2016 की बात है। पुलिस लाइन के पास में आसरा आवास बनने थे और उसका ठेका जो था वो आजम खां का एक करीबी गुर्गा था, बरकत अली। तो बरकत अली ठेकेदार था और जहाँ पे आवास योजना थी वहाँ पास में ही
पहले से कुछ मकान बने हुए थे। तो अचानक बरकत अली स्थानीय पुलिसकर्मियों को लेकर के वहाँ पहुँचे, लोगों को मारपीट करके घरों से निकाला और उनके घरों पर बुलडोज़र चला दिए गए। ये जो अपराधियों घरों पर बुलडोज़र चलने पर गला फाड़ते हैं ना, उन लोगों को अखिलेश यादव के शासनकाल में हुई इन चीज़ों का पे भी कभी कभी बात कर लेनी चाहिए। तो वहाँ रहने वाले कोई अपराधी गुंडे नहीं थे, ना अवैध कब्जेदार थे, लेकिन उनके घरों पे एक ठेकेदार की सहूलियत के लिए खड़े होकर बुलडोज़र चला दिए गए प्रशासन द्वारा। ना पहले से कोई नोटिस था, ना मामला कहीं अदालत में था। बस आजम खां और उनके ठेकेदार के लिए फ़ायदा निकले, इसके लिए वहाँ बुलडोज़र चलवा दिए गए। और कभी इस बात का जिक्र अखिलेश यादव की जुबान पे आपको नहीं मिलेगा, ना उनके चमचों की। तो डूंगरपुर में ये हुआ। तो उसके बाद इनमें से एक विक्टिम थे मोहम्मद एहतसाम अली, और एहतसाम अली का सबसे बड़ा दोष ये था कि एहतसाम अली एक शिया थे। उन्होंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। स्वाभाविक है, जिसका घर टूटा हो, जिसकी प्रॉपर्टी गई हो, प्रयत्न करेगा। तो एहतसाम ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया और ये बात बड़ी सख्त नागवार गुजरी आजम खां को, कि उन्हें अपना अपमान लगा अहंकार में कि मेरे खिलाफ, मेरे लोगों के खिलाफ अदालत गया कैसे। तो खां साहब ने बुलवा लिया जनता दरबार में एहतसाम को खबर भेज के। अब आजम का हुक्म है, आना तो पड़ेगा। एहतसाम अली साहब पहुँचे जब आजम के दरबार, वहाँ सैकड़ों की भीड़ थी। और बताते हैं उसी भीड़ के सामने जो उनके गुर्गे, उनके सिपह सालार, आजम के मनसबदार हुआ करते थे, एक फुरकान मियाँ थे और एक कोई चौहान साहब, ओमैन चौहान नाम था। इन्हें आजम खान ने अपनी एक एक जूती उठाने को कहा और उस भीड़ के सामने एहतसाम को अपनी जूतियों से पिटवाया। उनको बुरी तरह से पिटवा के वहाँ से खदेड़ दिया गया। उसके बाद ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया। ना इसके विरुद्ध इसमें कोई FIR दर्ज हुई, ना एहतसाम को कोई न्याय की उम्मीद रही। एहतसाम लगभग अपनी जान बचाने के लिए लापता हो गए। फिर वक्त बदला, प्रदेश की सरकार भी बदली और शायद आजम खान के पापों का घड़ा भी भर गया। तो 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार आ गई, और जब बीजेपी सरकार आई तो आजम खां की पीठ पे कई और भी कुकर्म थे, जिनमें एक मुजफ्फरनगर दंगा भी था। ये जो कुकर्म थे उनको लेकर के सरकार ने आजम खां पे शिकंजा कसना तय किया। और इसी शिकंजा कसने में 2019 में दर्ज हुई एहतसाम मियाँ द्वारा डूंगरपुर केस में FIR। एहतसाम के बाद कई और लोगों ने हिम्मत दिखाई और कुल 12 FIR दर्ज हुई, जहाँ जिनके घर तोड़े गए, और बिल्कुल कानूनी घर थे उनके जो तोड़े गए। उनके साथ मारपीट की गई, उन्हें गुंडों ने धमकाया, उनकी डकैतियाँ एक तरह से उनके घरों में हुई, पैसे वगैरह उनके छीन लिए गए। और इस मामले की FIR दर्ज हुई, फिर प्रोसेस अदालत में चलता रहा और अंततः तो ईश्वर की बेआवाज लाठी थी, वो खां साहब की पीठ पर बड़ी जोर की पड़ी, या कहें खां साहब के अहंकार पर बड़ी जोर की पड़ी। अब पीठ और रीढ़ टूट जाने से दर्द से बिलबिलाते आजम और उनका अहंकार रो रहे। ये ईश्वर की बेआवाज लाठी है, ये ईश्वर का न्याय है। और इस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति से आजम खां का चैप्टर क्लोज होता है। ऐसी ही चर्चाएं चलती रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए राम राम, वंदे मातरम।